तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक चैप्टर है जिसका हर दफा लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन आता है हर अटेम्प्ट में। कुछ अटेम्प्ट्स मैंने ऐसी भी देखी जिसमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के मुतालिक 2 सवाल आ गए। एक सवाल जो कि स्टैंड अलोन ट्रेडिशनल फाइनल अकाउंट का सवाल होता है, वन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। और इसके अलावा भी एग्जामिनर ने फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट एक और सवाल में भी पूछ लिया। अब वो उसने कैसे पूछा? वो उसने इस तरीके से पूछा कि उसने आपको कहा कि जनाब ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर से एरर्स तलाश करें और एरर्स तलाश करने के बाद करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। राइट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से दी गई। कभी ऐसे भी हुआ जो कि इस तरह के क्वेश्चन से ज्यादा बार हुआ है, वो ये है कि पार्टनरशिप के अंदर आपको पार्टनरशिप की चीजें भी चेक की गई और आपसे पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनवा ली गई। तो फाइनल अकाउंट का ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एरिया है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक बात करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाले जो एरिया है, इसमें से कितने मार्क्स आते हैं, तो 15 से 20 नंबर का सवाल तो कम से कम इस एरिया में से आता है। यानी कि 1/5 ऑफ योर पेपर इज दिस चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को अगर आप गौर से देखें तो ऐसे नहीं है कि इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपके 20% या 20 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। बल्कि आपको करना ये पड़ेगा कि वो 5 एरियाज जिनके क्वेश्चंस नॉर्मली मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, वो 5 एरियाज भी आपको करने पड़ेंगे। वो 5 एरियाज कौन कौन से? अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। और जब हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ा था तो आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि इसके मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो स्टैंड अलोन नहीं आते हैं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मिला के आते हैं। इन्वेंट्रीज, हमेशा एक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड देन देयर इज अनदर चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एग्जामिनर को बहुत पसंद है कि वो बच्चों से डिफरेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चंस मिला के पूछे। तो जो इसका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, वो ऐसे ही होता है कि उसमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है। ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत ही इजी है। ये हम लोगों ने जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको तो खैर मैंने बिल्कुल शुरू में बता दिया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग का सारा सिस्टम बताया था और उनको मैंने बताया था कि कैसे आप डबल एंट्री से ट्रायल, लेजर्स और फिर ट्रायल्स और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और उसके बाद फिर हमने जब अक्रूवल्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैड डेट्स और रेक्टिफिकेशन के टॉपिक्स पढ़े थे और हर दफा मैंने ये बताया था कि इसका सवाल फाइनल अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन के साथ मिल के आएगा। सो द थिंग इज कि ये जो 20 नंबर है ये एक चैप्टर से पूरे नहीं होने हैं, ये आपके पूरे एरियाज में से कवर होंगे। और बच्चे एक्चुअली परेशान ही वहां पे होते हैं, उनको प्रॉब्लम ही वहां पे आती है जहां पे वो अपने दिमाग को सिर्फ एक चैप्टर तक महदूद रखते हैं। आप लोगों में से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सर मैंने सारे टेस्ट दिए थे और टेस्ट में जो है ना वो मैं पास होता रहा हूं लेकिन फिर भी मैं पेपर में फेल हो गया हूं। उसकी एक वजह जो है वो बड़ी जरूरी है समझना, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम इसी तरह की चीजों के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादा। ये जो बात है समझना वो ये जरूरी है भाई कि जनाब जब आप एक चैप्टर का टेस्ट देते हैं या 2 चैप्टर का टेस्ट देते हैं तो होता ये है कि आप एक तो वो उसका टाइम फ्रेम कम होता है, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 या 2 सवाल का टेस्ट होता है। और आपको पता है कि अगर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में से टेस्ट आ रहा है तो एक अक्रूवल की एंट्री होगी, एक प्री पेमेंट की एंट्री होगी, प्रीपेड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम, बस ये 4-5 चीजें होती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द आपका दिमाग घूम रहा है, आपने पिछला एक सारा दिन उसी एरिया की तैयारी की है। जब आपको इन्वेंट्री का क्वेश्चन आता है तो यू नो कि वेटेड एवरेज होगा, फाइफो होगा, परपेचुअल होगा, पीरियोडिक होगा, कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड दैट्स ऑल। पूरा एक दिन आपने उन 4-5 चीजों की तैयारी की जिसकी वजह से आपको उसके अंदर से अच्छे मार्क्स हासिल करने को मिल गए। बट जो चीज हम मिस करते हैं वो ये है कि हम 3 घंटे के पेपर में
जब जाते हैं, जब हमारे पास फुल सिलेबस हमारे सामने आता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वी गॉट एग्जॉस्टेड। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट होने से क्या मुराद है, एक पहली एडजस्टमेंट जो थी वो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की थी, वो आपने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में से की, तो आपको उस चैप्टर की तमाम चीजें ज़हन में लानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। दूसरा इन्वेंट्री का है, तीसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, चौथा बैड डेट्स का है, फिर रेक्टिफिकेशन का है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में जगल कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे वो जगलर आपने देखा है जो 10-12 बॉल्स को ऐसे हवा में उछालता है और फिर उनमें से किसी को गिरने भी नहीं देता। सो यू आर जगलिंग बिटवीन द एरियाज, और ये जो जगलिंग है ना, इसकी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑल पास पेपर्स जो कि लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के हैं, ऑल पास पेपर्स ऑफ लास्ट 5 अटेम्प्ट्स, ये आपने लाजमी तौर पे करने, ठीक है। ये 10 सवाल बनते हैं और ये 10 सवाल आपको रटे होने चाहिए। रटे होने से मुराद ये नहीं है कि आप सोल्यूशन ओपन करें और रटा लगा लें। दिस इज कि आप ये सारे सवाल, ये 10 सवाल, ये 10 क्वेश्चंस, ये आप को अगर इनमें से कोई एक भी सवाल दे दिया जाए तो आप उसको गिवन टाइम में कंप्लीट करने के काबिल हो विदाउट एनी एरर। आप उसकी 2-3 दफा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप इस एरिया की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैड डेट, रेक्टिफिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाती है। हाँ, ये नहीं है कि सारा का सारा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट की आप एक ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट द थिंग इज कि नॉर्मली इस तरीके से आप ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि पास पेपर्स फाइनल अकाउंट्स के क्या आते रहे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखिए, हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है, ऑटम, ऑटम स्प्रिंग 20, ऑटम और स्प्रिंग 19, ऑटम स्प्रिंग 18, ऑटम स्प्रिंग 17, ऑटम स्प्रिंग 16। तो जनाब ये 10 सवाल हैं जो आपने करने हैं, ठीक है जी। इन 10 सवालों के अंदर देखें मार्क्स कितने आ रहे हैं, 20, 18, 17, 23, 22, 21, 20, 21, 17, 20। तो हर एरिया में, अब ये 20 नंबर का मतलब ये है कि ये 1/5 ऑफ योर पेपर इज फाइनल अकाउंट्स, राइट। ओके, नाम कंपनी क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं, बजंग अहमद, नाल्टर एस्टैब्लिशमेंट। अब देखें बच्चों की परफॉर्मेंस, 41% बच्चों ने परफॉर्म किया। ये जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आया है बजंग अहमद लिमिटेड का, 41% का मतलब ये है कि 41% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। 19% लोग, ये नाल्टर एस्टैब्लिशमेंट के क्वेश्चन में 19% लोग ऐसे थे जो ये पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे, ठीक है जी। फिर 30, 32, 33, ये एक ट्यूलिप एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बेसिक था, इसको बच्चों ने जो है ना वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। और हम ट्यूलिप एंटरप्राइजेस के क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। हम इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे ताकि जो भी बेसिक बातें हैं वो मैं आपको उस क्वेश्चन में शेयर कर दूं, ठीक है जी। होम अप्लायंसेस का क्वेश्चन, 23% सॉल्यूशंस ने स्टूडेंट्स इसमें पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए। रेनबो लाइट्स में आईकैप ने परसेंटेज नहीं बताई हुई इस क्वेश्चन में, लेकिन इसने ये कहा है कि पास्ट पेपर्स में से जितने भी पास्ट पेपर्स इस वक्त थे, यानी कि इसके पास्ट पेपर्स वो होंगे जो इससे नीचे वाले एरियाज के हैं, तो जितने पुराने क्वेश्चन थे उनमें ये सबसे बुरा रिजल्ट था, ठीक है जी, वर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद आईकैप ने परसेंटेजेस वगैरह देनी शुरू कर दी थी। तो जनाब ये वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं, एग्जामिनर ने क्योंकि परफॉर्मेंस भी बताई, फिर वो बेचारा तड़प के कुछ बातें बता रहा था उन बच्चों के बारे में जो फेल हो गए, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें बता रहा था। वो तमाम चीजें मैंने वहां से लिखी हैं यहाँ पे आपके सामने। ये बहुत जरूरी है कि आप इस एरिया के अंदर से जो बच्चे गलतियां करते हैं वो आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली आईकैप हाउस में भी एक कैफ के ऊपर जो है ना वो एग्जाम टेक्निक्स के ऊपर सेशन हुआ था। वहां पे एक बड़े अच्छे टीचर है, उन्होंने ये बताया था कि जनाब बच्चों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एग्जामिनर कमेंट्स। ये जितना इंपॉर्टेंट है ये उतना ही इग्नोर्ड भी है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड एरिया, बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि एग्जामिनर बेचारे ने बाहर आके क्या बताया लोगों के बारे में।
तो लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो चीजें हम पढ़ते नहीं है जिससे हमें पता चले कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हमने वो गलतियां नहीं करनी है। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डेफिनेटली आप सब लोगों ने इससे पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है, यू नो फाइनल अकाउंट क्या होता है, लेकिन जो चीजें सीधी करने वाली हैं अब मैं उन चीजों के ऊपर जो है ना वो फोकस कर रहा हूं। पहली जो बात है, इनमें से कोई भी लफ्ज मैंने खुद नहीं लिखा, ये सारे कॉपी पेस्ट है। मैंने डिफरेंट 5-7 सालों के प्रॉपर्टी प्लान, ये जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, इनमें से जितने भी एग्जामिनर ने जो जो बातें लिखी है वो मैंने सारी यहाँ पे कॉपी पेस्ट की हुई है। पहली बात करते हैं, ऑन ओवरऑल बेसिस एग्जामिनी लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री। ये बिल्कुल रिसेंट जो अटेम्प्ट हुई है उसमें एग्जामिनर ने ये कहा कि बच्चों को डबल एंट्री का ही नहीं पता था, एंड ऑफन ओनली सिंगल इफेक्ट ऑफ एनी एंट्री वाज इनकॉर्पोरेटेड। अब देखिए, आपने देखा होगा कि टीचर बेचारे सबसे पहले ये बात कहते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो कुछ होता है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंगल इफेक्ट उसका जाता है, यानी कि जो डेबिट है वो डेबिट साइड पे लिख दें, जो क्रेडिट है वो इस तरीके से लिख दें। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो एडजस्टमेंट्स नीचे वर्ड्स की फॉर्म में दी होती हैं, उनकी हमेशा 2 इफेक्ट्स जाते हैं। अब ये चीज जितने गौर से टीचर्स बताते हैं, जितना इजीली बच्चे इसके ऊपर काम करते हैं, उतना ही इग्नोर कर देते हैं बच्चे यही बात एग्जाम में जाके, वो इतने पजल हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ये वाली बेसिक बात भी भूल जाती है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग कि जो मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ये पता नहीं कौन से पागल बच्चे होंगे, तो जनाब ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने अकाउंटिंग पढ़ी होती है और फिर भी एग्जाम में जाके गलतियां कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ने में, याद करने में, रटे लगाने में और गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करने में, गलत तरीके से प्रिपरेशन करने में उन्होंने वक्त जाया किया होता है, तो वो हमने नहीं करना। अगली बात जो एग्जामिनी ने बताई, उसने बताई कि एग्जामिनर ने बताई वो ये थी कि एग्जामिनी हु ओनली मेड करेक्टिंग एंट्रीज कुड नॉट सिक्योर एनी मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है जो एडजस्टमेंट्स होती है ना क्वेश्चन के अंदर, उसमें कुछ एरर्स भी दिए होते हैं, तो एरर्स को ठीक करने के लिए हम लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर्स में पढ़ा है कि एंट्रीज की जाए। तो जनाब ये चीज समझना जरूरी है कि वर्किंग्स जितनी मर्जी अच्छी आप कर लें, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो चीज एग्जामिनर ने आपको कही है वो बना के उसे दे के आए। एग्जामिनर ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको बैलेंस शीट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये बनाने के लिए कहा है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के आएंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इनकी मार्किंग स्कीम देखें तो एग्जामिनर कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स के 2 नंबर हैं, उनको ठीक बनाने के, करंट एसेट्स के 3 नंबर हैं, कैपिटल के 2 नंबर हैं, और फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर 10 नंबर का सवाल है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 10 नंबर्स हैं, तो वो उसको इस तरीके से डिवाइड किए गए होते हैं कि वो उसको प्रॉपर बनाए। ठीक है, अच्छा यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सर क्या फॉर्मेट के नंबर्स मिलते हैं? देखें, फॉर्मेट के या सब टोटल्स के अगर आप मार्किंग स्कीम देखें आईकैप की, तो उसमें उन्होंने फॉर्मेट और सब टोटल का 1 नंबर रखा होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि आपने स्टेटमेंट बनानी है और उसके अंदर अमाउंट्स लिख के आनी है। अगर आप वो सही बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मेट बना दिया और साथ में सारे सवालों की वर्किंग कर दी, सारे पूरे सवाल की तमाम वर्किंग्स, एडजस्टमेंट वगैरह वर्किंग्स के अंदर कर दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ नहीं लिखा, तो आपको सिर्फ वही 1 नंबर मिलेगा अगर उन्होंने रखा होगा फॉर फॉर्मेट्स। ठीक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट की जो मार्किंग स्कीम है उसमें मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना, कुछ अटेम्प्ट्स में उन्होंने 1 नंबर जो है ना वो फॉर्मेट्स का रखा हुआ है और फिर कुछ अटेम्प्ट्स में उन्होंने नहीं भी रखा हुआ। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट्स को प्रेजेंट करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन वाज रिकैलकुलेटेड फॉर ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपने देखा होगा कि कोई एरर्स वगैरह होते हैं डेप्रिसिएशन का मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि जब डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी हुई है, आपको पता चल गया है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई है, तो फिर दोबारा से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप एडजस्टिंग एंट्री की मदद से आपके एसेट्स के अंदर कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, तो वो जो जितना चेंज है उसका रेलिवेंट चेंज डेप्रिसिएशन के अंदर भी प्लस या माइनस कर दें। आपको पूरी डेप्रिसिएशन दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। जिन एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, जिन क्वेश्चंस में एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई है, उनके ऊपर तो फिर आपने उसको करेक्ट करके डेप्रिसिएशन पूरी की एंट्री चार्ज करनी है। सेम शुड गो विद द बैड डेट्स एंड डेटर्स। जब आप कभी कुछ ऐसी एंट्री करें जिससे आपके डेटर्स कम या ज्यादा हो जाएं, तो फिर उसकी प्रोविजन को भी देखना पड़ेगा, और उसकी प्रोविजन सिर्फ उसको जो कम या ज्यादा हुए डेटर्स, उनकी प्रोविजन प्लस या माइनस कर दें। दैट्स इट। आपको सारी की सारी प्रोविजन दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसे हो सकता है कि सारी प्रोविजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ना दी गई हो।
सिर्फ आपने एडिशनल या जो इसमें सब्ट्रैक्ट हुई हैं चीजें सिर्फ उनकी प्रोविजन कैलकुलेट करनी है और वो आपने डाल देनी। आगे चलते हैं जनाब। डेप्रिसिएशन वाज नॉट एलोकेटेड बिटवीन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इंफॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, ये जिस क्वेश्चन से मैंने निकाला है, लेकिन बच्चों ने उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। तो एक और बड़ा मसला होता है कि स्टूडेंट्स इग्नोर द इंफॉर्मेशन अगर कोई इग्नोर कर देंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज होगा, आपको मार्क्स इसके कट जाएंगे। आगे चलते हैं जी। बैंक लोन वाज नॉट बाइफरकेटेड और बाइफरकेटेड इनकरेक्टली इनटू द करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये चीज हम लोग बात कर चुके हैं कि करंट और नॉन करंट के अंदर बैंक लायबिलिटी को प्रेजेंट किया जाएगा। बैंक से अगर आपने एक लोन लिया है, मैं आपको क्विकली बता देता हूं। फर्ज करें कि वो 6 लाख रुपए का है, 6 मिलियन का है, 6 मिलियन कर लेते हैं 60 लाख का। आप हर साल 1-1 लाख रुपया पे कर रहे हैं। तो जो बैंक का जो लोन है उसके 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं। एक वो पार्ट जो आपने अगले 1 साल में पे करना है और एक वो पार्ट जो 1 साल के बाद पे करना है। तो जो अगले 1 साल में पे करना है उसे करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा और जो 1 साल के बाद पे करना है उसे नॉन करंट लायबिलिटी में भी लिखा जाएगा। ये बात हम जो है ना वो हमें पता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये बच्चे यहां पे इग्नोर कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन पेमेंट के बारे में दी गई होती है कि जो लोन है ये इस तरीके से हमारा आगे फ्यूचर में पे होगा। करंट और नॉन करंट पोर्शन जो है वो उसका नहीं लिखते। A general weakness among many students was that they failed to make a reasonable attempt at the question. Reasonable attempt, आपने reasonable attempt भी नहीं कर सके बच्चे, सही या correct attempt कैसे करनी थी, due to presence of 1 or 2 difficult adjustment, कि यानी कि क्वेश्चन के अंदर 1 या 2 डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स थी और उसकी वजह से वो उस इजी मार्क्स को भी हासिल नहीं कर सके जो उस क्वेश्चन के अंदर थे। अब देखें ना, अगर क्वेश्चन में 8 एडजस्टमेंट्स हैं तो आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन में गौर कीजिएगा कि उन 8 में से 6 आपको आती होंगी, 2 शायद ना आती हों, या 2 शायद ऐसी हो जिसमें बड़े बड़े लंबे पैराग्राफ लिखे होंगे। क्योंकि जैसे ही किसी एक एडजस्टमेंट में 3 से ज्यादा लाइंस होती हैं, बच्चों के वैसे ही हाथ पांव भूल जाते हैं, यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सोचना पड़ेगा। तो जनाब बात यह है कि उसने भी एग्जामिनर ने, और ये 2-3 दफा डिफरेंट टाइप के डिफरेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने इन्हीं वर्डिंग्स के साथ ये बात की कि देयर वर एटलीस्ट 7 इजी मार्क्स अवेलेबल इन द क्वेश्चन व्हिच कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड हैड द स्टूडेंट जस्ट यूज द अनएडजस्टेड अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये पूरा बहुत ही ज्यादा कॉपी पेस्ट हो गया, आपको पता चल गया होगा 34% मार्क्स जो है ना वो कौन से सब्जेक्ट में, ये वाला जो है ये भी देख लेते हैं, ये कौन सी अटेम्प्ट का जो है ये जिक्र हो रहा है। 34% किसके आए हुए हैं, ठीक है, 34.1 मेरा ख्याल है, ये 43 जो मैंने लिखा हुआ शायद इसके नहीं, चले जिसके भी। लेकिन ये है कि उसने ये बात की है कि बच्चे जो हैं वो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स की वजह से इजी एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उनके हाथ पांव भूल जाते हैं और वो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट की वजह से इजी मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाते। मैंने ये बात आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि एक क्वेश्चन पेपर होता है जो पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों को आता है, जिसमें डिफरेंट मकसद होते हैं एग्जाम पेपर सेटर के, कि उसने वो बच्चे जिन्होंने रीजनेबल तैयारी नहीं की उनको फेल करना होगा, वो बच्चे जिन्होंने रीजनेबल तैयारी की है, जिन्होंने चीजों को पढ़ा है और वो मेहनत भी करते आए हैं, उनको पास करना है। और इसी एक पेपर की मदद से हमने उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है जो मेरिट सर्टिफिकेट के काबिल है। ठीक है, और ये ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जिनका तुक्का लग गया वैसा सवाल आ गया, तो मेरिट सर्टिफिकेट तुक्के से नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स या एक पेपर में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ वो लोग कर सकेंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब जो 100 नंबर हासिल करने वाले बच्चे हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं। तो जनाब ये चीज ध्यान में रखनी है कि इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। हाउएवर, अगर आपको एक एडजस्टमेंट नजर आ रही है, जैसे देखिए यहाँ पे भी एग्जामिनर ने सजेस्ट किया है कि द स्टूडेंट जस्ट यूज, अच्छा उसने कहा कि जी देयर वर एटलीस्ट 7 इजी मार्क्स अवेलेबल इन द क्वेश्चन व्हिच कुड हैव बीन obtained had the student just used the unadjusted amount in the financial statement, but 34.1% of the student could not even secure those marks। यानी कि ये जो 7 नंबर इजी थे वो भी हासिल नहीं कर पाए। अब ये एग्जामिनर ने आपको क्या सजेशन दिया, एग्जामिनर ने कहा है कि फर्ज करें कि एक ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं पता कि वो क्या है और उसको कैसे करना है, तो आप उस एडजस्टमेंट को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें और उसको आगे डेफर कर दें, यानी कि थोड़ी देर बाद के लिए। तो अगर आपके पास 8 एडजस्टमेंट है, फर्ज करें आपको एडजस्टमेंट नंबर 1,
2, 3 नहीं आती है, 4, 5, 6 भी नहीं आती है, 7 आती है, तो जनाब आप अपना फाइनल अकाउंट का सवाल शुरू करें, पेजेस के ऊपर फॉर्मेट्स हल्के फुल्के बनाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो जो फिगर्स आपको पता है या जो जो फिगर्स अनएडजस्टेड है वो सारी पोस्ट करना शुरू कर दें। उन 2-3 एडजस्टमेंट को छोड़ के जो एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं उनको करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। हाँ, टोटल ना करें। और फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स आपको लग रही हैं आप उनको एक एक करके देख लें, क्योंकि नॉर्मली एक एडजस्टमेंट का दूसरी एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, हर एडजस्टमेंट डिफरेंट होती है, तो एक एडजस्टमेंट का दूसरी एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए, जब आप इस क्वेश्चन को शुरू करने लगे तो आप मार्क कर लें कि ये एडजस्टमेंट्स इजी हैं, इनको मैंने पहले करना है, ये एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है, इनको बाद में करना है, और ये एडजस्टमेंट मुझे आती नहीं है, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी जोर आजमाई कर लेंगे। अगर एक एडजस्टमेंट आपने नहीं की तो फिर भी हमेशा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई गलती की है, कोई डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, कोई क्रेडिट डेबिट में लिख दिया, या कोई डबल एंट्री होनी थी, जैसे उसने यहां पे बात की कि 2 इफेक्ट्स होने थे और वो आपने नहीं किए हुए, तो वो आपका मसला होगा, ठीक है जी। अदरवाइज आप 4 में से अगर आपको 8 एडजस्टमेंट चाहिए, आप विदाउट एनी एडजस्टमेंट भी, अगर आपका ट्रायल टैली है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली होंगी। अगर आप पूरा ट्रायल डाल दें और एक एडजस्टमेंट कर दें और एडजस्टमेंट ठीक कर दें तो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली होंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट होना मींस कि आपकी गलती है, उसको आपने लाइट नहीं लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट होने को। हाँ, आपका आंसर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल और अगर एग्जामिनर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल है तो उसमें फर्क आ रहा है, लेकिन आपकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली है, एग्जामिनर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली है, तो इसका मतलब ये है, यानी कि जब आप सोल्यूशन देखते हैं उसका तो उसमें आपको टैली नजर आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, ये चीज पूछी जाती है कि जनाब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टोटल टैली ना हो रही हो तो फिर आप ऐसे करेंगे, आप उसके टोटल्स लिख के आ जाएं, टोटल एक दूसरे के साथ टैली करके आ जाएं। तो जनाब ये चीज ध्यान में रखिए कि एग्जामिनर कभी भी आपके सब टोटल्स देख के टिक नहीं लगाता, वो आपके टोटल्स देख के टिक नहीं लगाता। उसने देखना है कि आपने करंट एसेट्स में स्टॉक कितना लिखा है। इफ यू हैव रिटन स्टॉक गुड, वो आपको 1 नंबर दे देगा। अगर आपने टोटल उतना ही बनाया हुआ है जो उसके पास सोल्यूशन में है, तो वो ये नहीं करेगा कि करंट एसेट का टोटल देखेगा, अच्छा मेरे पास जो सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से तो करंट एसेट का इतना आंसर आना चाहिए, बच्चे का भी इतना आंसर है, चलो जी इसको 5 नंबर पूरे दे दो, ऐसे नहीं करेगा। एग्जामिनर एक एक चीज को चेक करेगा, एंड इफ देयर इज समथिंग जो कि चेंज हो सकती है या डिफरेंट तरीके से भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट सोल्यूशंस को भी एग्जामिनर जो है ना वो चेक करता है। आगे चलते हैं जी। It was noted that even simple adjustments were worked out by preparing ledger accounts. नॉर्मली बच्चों की आदत होती है हर चीज का लेजर अकाउंट बना लेते हैं और लेजर अकाउंट बनाने के बाद उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट करते हैं। ये जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन ये नेसेसरी किस लिए है? ये नेसेसरी है फॉर योर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग या इनिशियल प्रैक्टिस, ठीक है जनाब। शुरू शुरू में आपको चीजें समझाने के लिए टीचर्स ऐसे करते हैं कि वो आपको कहते हैं अच्छा इसका टी अकाउंट बना लो, तमाम वो एडजस्टमेंट जैसे कहा जाता है कि वो तमाम चीजें जिनमें एडजस्टमेंट्स होनी है उनके टी अकाउंट्स बना लें, टी अकाउंट्स ओपन कर ले उन सारों के, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शुरू में आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको चीजों का फ्लो समझ आए, बट व्हेन यू डू रीजनेबल प्रैक्टिस यू विल नो कि यार ये जो एक मैं अकाउंट बना रहा हूं इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है और वो इसमें ऐड होनी है, तो बजाय इसके कि मैं पूरा लेजर अकाउंट बनाऊं, फिर अगर वो एक डेबिट नेचर का लेजर अकाउंट है तो एक एंट्री इसमें सिर्फ डेबिट होनी है, यानी कि वो ऐड होनी है, तो फिर मुझे पता है कि वो ऐड ही होनी है, तो मैं उनको फेस पे ही ऐड कर लेता हूं। तो अपने प्रोसेस के अंदर रहते हुए कोई गलती किए बगैर, यानी कि कोई फॉर्मेट की गलती किए बगैर इनिशियल प्रैक्टिस में जो चीजें हम करते हैं वो हमने जरूरी नहीं है कि हर दफा हम उसी तरीके से करें कि हर दफा ही लेजर अकाउंट बनाना है। जब आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो गई है उसके बाद आप लेजर अकाउंट जो इंपॉर्टेंट है जिनमें 2-2, 3-3 एंट्रीज हैं, 4-4 एंट्रीज हैं, उनके बारे में लेजर अकाउंट्स बना सकते हैं जहां पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एडजस्टमेंट के लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना चाहिए। जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट पास टू इट कि यार अच्छा चलो अब मैं इसका लेजर अकाउंट बनाए बगैर सीधी फिगर ही लिख देता हूं, मुझे पता है ये इसकी फिगर है जो ट्रायल में आ रही है, एक चीज इसमें डेबिट होनी है, डेबिट का मतलब है ये इसमें ऐड होनी है, चलो जी इसमें ऐड करके वैसे ही सीधा सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिख लिया, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट द क्वेश्चन हाफ वे इफ दे कुड नॉट इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ सम एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। यही बात जो है यहाँ पे उसने ऊपर भी करने की कोशिश की है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा यार चलो एक दफा सारी एडजस्टमेंट्स जो है ना वो पोस्ट कर लें,
फिर उसके बाद जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट डालना शुरू करेंगे। उन्होंने पहली एडजस्टमेंट की, उसमें थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, वर्किंग्स करते जा रहे हैं। चौथी वर्किंग पे पहुंचे तो उनको पता चला कि यार टाइम ही इतना नहीं रह गया, अब मुझे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए। तो जनाब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उसको छोड़ा, बच्चे ने कहा चलो जी आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारी सवाल पे और अगले सवाल पे चल भाई, ठीक है। तो जनाब बात यह है कि आपने उसको प्लान ही इस तरीके से करना है कि जो जो एडजस्टमेंट्स आपकी होती जा रही हैं वो एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट करते जाएं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजाय इसके कि आप सारी एडजस्टमेंट करें और फिर उसके बाद एक दफा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट करें, ठीक है जी। एक और सवाल पूछा जाता है कि जी फाइनल अकाउंट का जो सवाल है वो शुरू में करना चाहिए कि एंड पे करना चाहिए, ठीक है। देखें कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल अकाउंट का सवाल हमेशा एंड पे करें या फाइनल अकाउंट का सवाल हमेशा शुरू में करें। एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के मार्क्स देखें कितने और उसको मल्टीप्लाई करें 1.8 के साथ। जब आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू विल गेट 36 मिनट्स, तो आपने 36 मिनट्स के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को जो है ना वो कंप्लीट करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं जो आप फौरन से कर लेंगे, कुछ चीजें रीजनेबल होती हैं वो भी आप कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं जो शायद आपको लग रहा हो कि मैं कर लूंगा लेकिन उसके ऊपर टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ही गलत बात होगी कि देखें अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम है, इसमें से ये जो शुरू का कुछ टाइम होगा ना ये स्वीट टाइम होगा, ठीक है जी, ये नॉर्मल टाइम होगा और ये जो टाइम है ये बिटर टाइम होगा, ठीक है जी। तो ये ना हो कि हम इस क्वेश्चन को करते करते इसका बिटर टाइम इतना एक्सटेंड कर दें कि किसी और क्वेश्चन का स्वीट टाइम ये बिटर टाइम खा जाए। मार्क्स सिक्योरिंग के हवाले से उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप जब मर्जी फाइनल अकाउंट का सवाल करें लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इसके रीजनेबल टाइम के अंदर जो है वो खत्म कर दें, ठीक है जी। सो दीज आर सम थिंग्स, सम टिप्स जो कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको करनी चाहिए। एग्जामिनर के कमेंट्स में हमने डिस्कस कर लिए। तो जनाब अब हम करेंगे कुछ सवाल फाइनल अकाउंट के, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड रिगार्डिंग दिस डिस्कशन तो आप पूछ लें। वैसे मैंने कोशिश की है कि हर वो बात जो नॉर्मली बच्चे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में पूछते हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर अगर वापस से पूरा काम कर दें तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। इफ यू आर आस्किंग के फर्ज करें कि आपने एक वर्किंग किया और वो आपने गलत किया है और आप चाह रहे हैं कि चलो इसको दोबारा कर दिया जाए, तो आप ऐसे करें। देखें अगर आपने कोई वर्किंग किया और वो वर्किंग आपकी गलत हो गई है तो बजाय इसके कि उसके ऊपर बड़े बड़े कांटे मारें, आप नीचे वही वाली वर्किंग दोबारा शुरू कर दें, ठीक है। वर्किंग को नंबर दे रहे हैं ना, हम कह रहे हैं वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 है, वर्किंग नंबर 1 लिखते हैं, वर्किंग नंबर 2 लिखते हैं, वर्किंग नंबर 3 लिखते हैं। और जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये वर्किंग डालते हैं तो हम उससे रेफरेंस देते हैं कि वर्किंग 1 में जाके ये नंबर देख लो, वर्किंग 2 में जाके देख लो। फर्ज करें कि आपकी वर्किंग 3 जो है वो ठीक नहीं हुई, आप वर्किंग नंबर 4 करें, उसको वहीं पे क्लोज कर दें, उसको क्रॉस वगैरह ना करें, वर्किंग नंबर 4 पे जाएं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट लिखनी है वो वर्किंग 3 के रेफरेंस की बजाय वर्किंग 4 का रेफरेंस दे दें। इसका मतलब ये है कि वर्किंग 3 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं हो रही होगी, तो कोई बात नहीं। एग्जामिनर ने कौन सा आपको वर्किंग के हिसाब से मार्क्स देने हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने तो आपके आंसर्स और उन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए आपको नंबर देने हैं। इफ देयर इज अ वर्किंग विच इज नॉट रेफरिंग बैक टू एनीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी कोई वर्किंग खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको कांटे मारने की बजाय, उसके ऊपर ऐसे लाइनें लगाने की बजाय आप उसके नीचे दोबारा से वो वर्किंग कर लें और ऊपर वाली वर्किंग को कुछ ना करें, उसकी अमाउंट कहीं पे भी ना लेके जाएं। वो आपका एरिया जो है ना वो समझ लें कि वो डेड एरिया है, उसके अंदर आपने कोई काम नहीं करना जी। तो क्या कोई सवाल है आप लोगों का? बहुत ही धीमी सी ऑडियंस है आज इस वक्त, बड़ी ठंडी ठंडी ऑडियंस है। आधे से ज्यादा लोग तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हम सीए में क्या करने आ गए। और मोराल आप करें भाई, मोराल हाई करें, इतना परेशान होने की, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा है इस वक्त जो है ना जितनी पहले दिन ऑडियंस थी उससे सिर्फ 10% ऑडियंस आज बैठी हुई है। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो मुझे पता है कि बच्चे जो है ना वो अभी थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं। मैंने ये कोशिश इसीलिए की थी कि बजाय इसके कि 5 कंसेक्टिव डेज सेशन रखे जाएं, एक दिन सेशन रख लें, फिर बच्चों को थोड़ा टाइम दें उसको प्रिपेयर करने का, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन,
और फिर उसके दरमियान में बच्चों को टाइम मिलता रहे प्रिपेयर करने का। लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, लास्ट मंथ प्रिपरेशन करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा कि जी सर एग्जाम्स हैं, स्ट्रेस हो रही है। देखें, एग्जाम्स की स्ट्रेस उस वक्त होती है जब आपने पिछला टाइम जो है ना वो ठीक से प्रिपरेशन ना की हो। इफ़ यू हैव डन योर प्रिपरेशन करेक्टली ड्यूरिंग दोज 4 to 5 months, तो आपको जो है ना वो शायद इंशाल्लाह अब आपको इस दफा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो बहरहाल जो भी बात है वो ये है कि आपको चलें, अब तो जिस तरह से भी आपने सेशन गुजारा वो गुजार लिया, लेकिन अगर आपको याद हो किसी बच्चे ने मेरा वो कैफ का ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह जो मैं कराता रहता हूँ, गाइडेंस सेशंस, वो अटेंड किया, तो मैंने उसमें कहा था कि यार अब ये जंग है कैफ, और कैफ के पहले 6 पेपर्स अगर आपने पास कर लिए तो यकीन माने कि आपकी सारी जिंदगी सवर जाएगी। और कैफ के 6 पेपर पास करना है जस्ट अ मैटर ऑफ 1 year। तो लोग जो एमबीबीएस करते हैं वो तो 6-6, 7-7 साल पढ़ते रहते हैं, उनकी सेहत गिर जाती है, उनको मोटी मोटी एनकें लग जाती हैं, और फिर वो किसी एक पोजीशन पे पहुंचते हैं। बट यू गाइस हैव द चांस कि आप सिर्फ 1 साल मेहनत करें, एक साल टका के मेहनत करें। 1 साल ये ना सोचें कि यार मुझे अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं उसमें, मुझे अपनी गेम भी जारी रखनी है, मैंने जिम भी करनी है, मैंने और भी काम करने हैं, मैंने बिजनेस भी स्टार्टअप करना है, मैंने घर वालों को भी सपोर्ट करना है, ये सारी चीजें छोड़ दें। ठीक है, इफ यू कैन लीव इट देन यू शुड लीव इट फॉर 1 year। तो 1 साल में जब आप 6 पेपर पास कर लेंगे, दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, और उसके बाद इंशाल्लाह सारी चीजें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। लेकिन जो ये 1 साल में 6 पेपर पास नहीं कर पाए बच्चे, उनके लिए लाइफ काफी टफ हो जाती है, आगे काफी मुश्किल हो जाती है चीजें। ठीक है जी। तो अभी आप स्ट्रेस में हैं, डेफिनेटली एग्जाम स्ट्रेस होती है, लेकिन एग्जाम स्ट्रेस जो है वो आपकी, जिसे कहते हैं ना कि वो इस तरह से ना हो कि आप मैंने किया कुछ नहीं। हाँ, ये हो कि यार एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, इसमें आपकी फाइनल असेसमेंट होगी, सारी चीजें प्रिपेयर करनी। एक बच्चे ने कहा सर आज सिलेबस सेंड कर दें। देखिए, अगर मैं किसी फिजिकल क्लास में करा रहा होता तो वाकई ही आप लोगों को फील होता कि आपका वक्त जाया हो रहा है, लेकिन अब हम उस माइंडसेट से बाहर निकल आए तो बेहतर है। ठीक है, इफ यू गाइज आर गेटिंग समथिंग जो कि आपको भी तंग कर रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन, या आपको लगता है कि मेरा सेशन खत्म होगा तो आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा सेशन लें। ठीक है, ये सेशन आपके पास होगा जिस दिन आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से प्रिपेयर्ड होंगे, अवेलेबल होंगे सेशन को अटेंड करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो आप उस दिन वो ये वाली वीडियो लेक्चर्स वहां से जाकर देख लें। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा हासिल करने की कोशिश करें। अभी जो आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये बात पता लगी है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एज ऑफ नाउ कि आप ये वाला सेशन लें। अभी आपकी पुरानी चीजों की प्रैक्टिस चल रही होगी। सो द थिंग इज के ऑनलाइन एजुकेशन का यही तो बेनिफिट है कि हम चीजों को डेफर कर सकते हैं, और जब अब हमने टीचर के वक्त पे जाके नहीं पढ़ना, अब टीचर आपको आपके वक्त पे आके पढ़ाएगा व्हेन यू गॉट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर, और रिकॉर्डिंग्स भी वाली जिसमें कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है जी, एडिटेड रिकॉर्डिंग्स। आगे चलते हैं। सर डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट कब करना? अच्छा, होम अप्लायंसेस वाला सवाल करा देते हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 1-2 सवाल मैंने कराने हैं, तीसरा सवाल मैं आप लोगों से पब्लिक डिमांड पे लूंगा, जो सवाल आप कहेंगे तीसरा वो मैं करवा दूंगा। ठीक है जी। सर जी क्रैश कोर्स सक्सेस नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट कब करने या नहीं पता चलता, कब करना है ये नहीं पता चलता। देखिए, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। देयर आर वेरी क्लियर इंडिकेशंस इन दैट क्वेश्चन। डेट्स को गौर से देखा करें। मैं इसलिए जब मैं अपना कोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने तो उसमें बड़ी डिटेल से बच्चों को जो है ना वो डेट्स की अहमियत के ऊपर जोर दिया था कि हमेशा डेट्स को ज़हन में रखा करें। तो व्हेन यू लुक क्लोजली टू द डेट्स तो आपको पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन को रिवर्स कैलकुलेट कब करना है। पिछली रिकॉर्डिंग मिसिंग है मेरी जनाब, पता नहीं, मैंने तो उसी दिन सेशन अपलोड कर दिया था। टेक्निकल इशू आ रहा है सर जी, साइट ठीक चल नहीं रही है, मैंने बता दिया है। सर जी मून ट्रेडिंग का क्वेश्चन करवा दें, अभी आपसे पूछता हूं मैं, जो आप कहेंगे वो करवा दूंगा। मैंने प्लानिंग की हुई है, वेरी गुड, लेकिन साइट में मसला है। चलो कोई बात नहीं, वो साइट में मसला तो कल रात का आना शुरू हुआ है ना, कल रात को सारी टीम काम करती रही है उसके ऊपर, तो वो आप टेंशन न लें, वो इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं जनाब। हम लोग ये 3 क्वेश्चंस देखेंगे। टोलेप एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें फाइनल अकाउंट्स के मुतालिक जो भी चीजें हैं आपको वो मैं सारी शेयर कर दूंगा अभी। देन वी विल डिस्कस रेनबो लाइट्स क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और एक तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, चलें अब ऐसे करते हैं कि हम लोग 1 by 1 इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं।